एंड ओरिजिन ऑफ अर्थ। यानी अब हमारे पास क्या कंक्लूजन निकल के आया कि हमारी अर्थ हमेशा से नहीं है, ये इटर्नल नहीं है और न ये रहेगी। कुछ करोड़ों साल के बाद, कुछ मिलियंस ऑफ ईयर के बाद ये फिर से किसी ब्लैक होल का पार्ट बन जाएगी और फिर से वही प्रोसेस रिपीट होगी। वो फिर से एक्सप्लोजन होगा और फिर से नए प्लैनेट बनेंगे। तो पिछली बार कब हुआ था वो टाइम आपको बताई गई है, क्योंकि जब ओरिजिन ऑफ अर्थ हो जाएगा तो सवाल ये है कि जब अर्थ की ओरिजिन इतने मिलियन ईयर पहले हुई तो फिर लाइफ कब ओरिजिन हुआ। तो हम अगले टॉपिक पे चलेंगे और उसको बोलते हैं ओरिजिन ऑफ द लाइफ। मेरे ख्याल से अब आपको कुछ बात समझ में आ रही होगी कि एक्चुअल में हम पढ़ क्या रहे हैं। जैसे एवोल्यूशन थ्योरी जो है, यहाँ पे मैंने बोला ना कुछ बेसिक चीज़ों को आंसर करना है। वो बेसिक चीज़ क्या है कि हमारा यूनिवर्स क्या हमेशा से है, ऐसा है जैसा वो दिख रहा है, या इसका भी एवोल्यूशन हुआ है। तो एवोल्यूशन उसी चीज़ का होता है जिसकी ओरिजिन होती है, तब एवोल्यूशन होता है। कैसे मैंने बताया था कि जैसे आप टेलीफोन के मॉडल को बोलते हैं कि आज उसका इन्वेंशन हुआ, फिर उसमें एवोल्यूशन हुआ, उसके नए नए मॉडल आते गए। वैसे ही यूनिवर्स कभी शुरुआत हुआ होगा, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, और वो आज के कंडीशन में पहुंचा, यानी वो इवाल्व हुआ। उसको हम बोलते हैं कॉस्मिक एवोल्यूशन। और उसमें से हमारे अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, उसे हम बोलते हैं सोलर एवोल्यूशन। और जब हमारा अर्थ बन गया तो अब क्वेश्चन आया कि चलो ये आंसर तो हमें मिल गया कि हमारी अर्थ हमेशा से नहीं थी, बल्कि इसका एक एवोल्यूशन हुआ था जो एक बड़े एवोल्यूशन का पार्ट था। तो अब इस पे लाइफ कैसे आई, तो उस थ्योरी को हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ द लाइफ थ्योरी। ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे। ये यहाँ से और मज़ेदार है। अभी तक जो स्टोरी थी ये थोड़ा आपको टफ लग रही होगी अगर आपने इमेजिनेशन नहीं प्रॉपर कर पाए होंगे। तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो है, अगर आपके पास टीवी है या फिर अगर आपके पास मोबाइल है, तो एक जो है प्रोग्राम आता है वो देखना आप डिस्कवरी साइंस पे। एक चैनल है ना डिस्कवरी नेटवर्क, सब जानते हैं साइंस। डिस्कवरी साइंस पे एक प्रोग्राम आता है हाउ यूनिवर्स वर्क, हाउ यूनिवर्स वर्क। इस प्रोग्राम को आप देखना, ठीक है। इसमें ये सारी चीज़ बताई गई है कि ब्लैक होल कैसे काम करता है, बिग बैंग कैसे काम करता है। ये आप चाहोगे तो यूट्यूब पे भी ये आपको मिल जाएगा, तो आप इसे यूट्यूब पे भी देख सकते हो। तो आपको बिग बैंग से रिलेटेड बातें समझ में आ जाएंगी। वो थोड़ा डिटेल बताएंगे, मैंने उसकी जस्ट समरी बताई है कि आपके दिमाग में बात समझ में आ जाए कि बिग बैंग हुआ ही क्यों। ठीक है। वैसे आपका जो फिजिक्स का एनसीईआरटी का पहला चैप्टर, वहाँ 4 फंडामेंटल फोर्स और उनके रोल को बताया गया, पर मुझे यकीन है ज़्यादातर स्टूडेंट न तो उस किताब को पढ़ते हैं और न ही उन्हें वो बात वहाँ पूरी तरीके से समझ में आती, उसे अननेसेसरी मान के छोड़ देते हैं। लेकिन फिजिक्स में ज़रूरी है कि आप इन 4 फोर्स के मैनिफेस्टेशन को ही फिजिक्स बोलते हैं, और कुछ फिजिक्स है नहीं। ठीक है, क्योंकि ये 4 फंडामेंटल फोर्स को अगर आप समझते हैं तभी आपको फिजिक्स ज़्यादा रेलिवेंट लगेगी। खैर छोड़ो, वो मेरा डोमेन नहीं है, तो मैं अपने में आता हूँ। ठीक है, अभी हम चलते हैं ओरिजिन ऑफ द लाइफ। ठीक है, देखो ये जो ओरिजिन ऑफ द लाइफ है इसको देखते हैं। देखो ओरिजिन ऑफ द लाइफ के लिए एक्चुअल में कई सारे प्रपोजल हैं। दरअसल हर चीज़ के लिए यहाँ कई सारे प्रपोजल हैं। जैसे लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुआ या यूनिवर्स कैसे बना, ठीक है, इन सब के लिए 2 पैरेलल थ्योरी हैं। जैसे इस चीज़ को देखो, यहाँ 2 पैरेलल थ्योरी हैं। एक थ्योरी को हम बोलते हैं स्पेशल क्रिएशन थ्योरी, एक थ्योरी को हम बोलते हैं स्पेशल क्रिएशन थ्योरी। ठीक है,
और दूसरी जो थ्योरी आप पढ़ेंगे वो बेसिकली हम पढ़ेंगे मॉडर्न साइंटिफिक थ्योरी। ठीक है, तो एक चीज कंफर्म हो गया ना कि ये थ्योरी साइंटिफिक नहीं है और आपकी टेक्स्ट बुक साइंस की है। मतलब आप पढ़ तो साइंस रहे हैं ना, तो जाहिर सी बात है हम साइंटिफिक थ्योरी को ही मानेंगे और साइंटिफिक थ्योरी ही जो है आपके साइंस बुक में पढ़ाई जाएगी। लेकिन और भी जो एक्सप्लेनेशन है उनके बारे में आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन यहाँ दी गई है, तो मैं भी आपको बता दूँ। देखो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि यहीं से आपको समझ में आना शुरू होगा कि जो आप जानते हो ज़रूरी नहीं हो वो सही हो। जैसे मैंने क्या बोला कि जब तक गैलीलियो ने ये नहीं बताया था कि एक्चुअल में जैसा दुनिया जानती है कि सूरज जो है हमारा चक्कर लगा रहा अर्थ का और हम सेंटर में है, जैसा हमें दिखता भी था वो गलत है। एक्चुअल में हम उसका चक्कर लगा रहे हैं। तो ये बात थोड़े कि गैलीलियो एक दिन आया और सबने मान लिया, ऐसा नहीं हुआ। उसमें बहुत टाइम लगा। और आज भी अगर कोई आदमी नहीं पढ़े लिखेगा, आज तो इसे क्लास में पढ़ा दिया जाता ना, कोई 10वीं तक की साइंस भी पढ़ेगा, कोई 12th तक की भी एजुकेशन लेगा, मतलब स्कूल का एजुकेशन 12th तक है, तो उसे ये बात पता हो जाती है। ठीक है, वो जान सकता है। लेकिन जब एजुकेशन इतना नहीं था, जाहिर सी बात है गैलीलियो के टाइम में नहीं था इतना एजुकेशन, बहुत कम लोग पढ़ते थे, तो गैलीलियो के थ्योरी को ज़्यादा लोग थोड़े मानते थे क्योंकि वो उसको पढ़ते ही नहीं थे। वो अपने कॉमन सेंस पे बिलीव करते थे कि हाँ सूरज जो है सुबह निकला शाम को डूबा, तो सूरज चलता है अर्थ थोड़े चलती है। कोई ये मानेगा कि जिस अर्थ पे आप खड़े हैं ये बहुत तेज़ी से घूम रही है? ये आपको लगेगा ही नहीं। ऐसा क्यों होता कि आपको नहीं लगेगा? क्योंकि देखो एक्चुअल में बात ये है कि इसको इस तरीके से देखो कि जैसे मान लो एक बड़ी सी बस हो, उस बस के ऊपर एक छोटी सी चींटी हो, ठीक है, और बस जो है 70-80 की स्पीड से किलोमीटर/आवर की स्पीड से जा रही हो और उस पर चींटी धीरे धीरे मौज से बैठी हो, तो चींटी जो छत पे बैठी हुई, क्या उसे लगेगा कि ये बस चल रही है? क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि एक्चुअल में उसके जो दायरा है ना, उसका जो रेंज है, उससे बस बहुत बड़ी है, इसलिए उसे नहीं पता लगेगा। अगर इसी एनालॉजी में अगर आप बात को समझें तो अर्थ पे हमारा जो एग्जिस्टेंस है, अर्थ जो है इतनी बड़ी है कि उस पे हम जो है एक छोटे चींटे की तरह ही हैं। तो अर्थ घूम रही है कि नहीं इसका हमें कोई अंदाज़ा नहीं, ये हम डायरेक्टली नहीं जान पाते हैं। बट साइंटिफिक नॉलेज वो नॉलेज है जो इन चीज़ों को पॉसिबल बनाया, जिसके थ्रू आप इस बात को जान सकते हैं कि एक्चुअल में अर्थ रिवॉल्व कर रही है। आज की डेट में साइंस इतना डेवलप हो गया है कि हम स्पेस में गए और स्पेस से, जो आपने सुना होगा ना, स्पेस में एक स्टेशन है, स्पेस स्टेशन, जहाँ पे साइंटिस्ट टेम्पररी जाके वहाँ रहते हैं। उन्होंने एक वहाँ पे घर बना रखा है, एक स्टेशन बना रखा है, जहाँ से वो अर्थ से जाते हैं और स्पेस में रुकते हैं। तब वो वहाँ से अर्थ को देखते हैं तो उन्हें अर्थ मूव करता हुआ दिखता है, दूसरे प्लेनेट मूव करते हुए दिखते हैं। तो जो बात आज आप किताबों में पढ़ रहे हो वो पॉसिबल है कि किसी ने देखा है, और कोई एक दो नहीं, सैकड़ों एस्ट्रोनॉट ये काम कर चुके हैं कि वो जाके वहाँ देख चुके हैं। पहले वो हम इनडायरेक्ट तरीके से करते थे, अब डायरेक्ट। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट का मतलब क्या होता है ये मैं थोड़ा बता दूं। देखो आप लोगों के लिए जितने भी टॉपिक आपको मेंशन है 11th-12th में, जितने भी टॉपिक, ठीक है, वो आपके लेवल पे कोई टॉपिक टफ नहीं है, क्योंकि सब में एकदम डायरेक्ट बातें की गई हैं, सबको समझा जा सकता है थोड़ी बहुत कोशिश करके। लेकिन एवोल्यूशन थ्योरी को समझने के लिए थोड़ा आपको मैच्योर होना पड़ेगा। इसलिए कि मैं ये जो वर्ड यूज कर रहा हूँ, देखो ना, मैं इतनी देर से आपको बता रहा हूँ, लेकिन बोर्ड की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जस्ट क्या है कि ये बहुत सारे आर्गुमेंट हैं और काउंटर आर्गुमेंट हैं।
एक बार जब ये बातें आपके दिमाग में बैठ गई ना, एक बार जब इन बातों को अगर आप समझ गए ना, तो आपको सारी चीज़ों का सेंस समझ में आने लगेगा। आपको जो बर्डन है रटने का वो कम होने लगेगा। वो मैं दिखाऊंगा कि कैसे वो कम हुआ और पढ़ने का बेनिफिट क्या हुआ। 1 मिनट प्लीज। तो आपको पता लगेगा कि बेनिफिट क्या होगा। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला इनडायरेक्ट मेथड वो क्या होता है, प्रूफ क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि आप मेरे लेक्चर को देखते हैं, कोई एक आपका टाइम है कि आप 7 से 8 बजे के बीच में देखते हैं शाम को, तो मैं इस बात को ऐसे कह सकता हूँ ना कि आप 7 से 8 बजे जो है आप मुझसे इनडायरेक्टली मिलते हैं, क्योंकि आप जो है मेरे मैसेज को पाते हैं, क्योंकि 7 से 8 बजे के बीच आप रेगुलरली देखते हैं। अब इसका उल्टा ये हो सकता है कि मैं इनडायरेक्ट ऐसे बोलूं कि आप जो है 8 बजे के बाद और 7 बजे के पहले मेरे लेक्चर को नहीं देखते हैं, तो फिर बचे हुए टाइम में आप लेक्चर को देखते हैं। समझे इस बात को। जैसे आप स्कूल जाते हैं तो मान लीजिए 8 बजे से 2 बजे तक आप स्कूल में होते हैं, तो इसको कहने का दूसरा तरीका ये है कि 8 बजे से पहले और 2 बजे के बाद आप घर पे होते हैं, तो बाकी टाइम आप स्कूल में होते हैं। तो ऐसे ही इनडायरेक्ट जो है प्रूफ जो है बहुत बार इसमें यूज किया जाएगा इस एवोल्यूशन के चैप्टर में आपको समझाने के लिए। ठीक है, अभी जो जितना इफ़र्ट और जितना डिटेलिंग से मैं समझा रहा हूँ